गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीषा टांक बीए पार्ट सेकंड का भारतीय संसद का टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। हम लोग इससे पहले भारत की कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। चूँकि बच्चों हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का पेपर पढ़ रहे हैं, तो हमें भारत की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सभी के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग भारत की व्यवस्थापिका के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा भारत में संसदीय शासन को अपनाया गया है और संसदीय शासनों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि संसदीय शासन में व्यवस्थापिकाएं दो भागों में विभाजित होती हैं और भारत में भी उसी प्रक्रिया को अपनाया गया है। और उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए भारत में भारत की जो संसद है वह द्विसदनीय है, जिसका अनिवार्य अंग राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का फिर भी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि कोई भी विधेयक जब कानून बनता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही बनता है। इससे पहले जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को क्यों अपनाया, थोड़ा सा इस पर भी विचार कर लेते हैं। हमारे भारत में 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन रहा और ब्रिटिश शासन होने की वजह से भारतीय जो थे वो एक तरह से अभ्यस्त हो गए थे, या इस तरह की संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को वो समझने लगे थे। अगर भारत में किसी और तरह की व्यवस्थापिका या और किसी अध्यक्षात्मक शासन को अपनाया जाता तो शायद भारतीयों के लिए वो समझ पाना या उसके अनुसार शासन का संचालन कर पाना इतना आसान नहीं होता। भारत की संसद भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक तरह का मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिसमें हमने ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन लिया है, कुछ एक गुण हमने अध्यक्षात्मक के भी लिए हैं। इसके साथ में भारत में जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका के द्विसदन है, बिल्कुल ब्रिटेन के समान ही है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश संसद जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। भारत की संसद इतनी शक्तिशाली नहीं है। कारण उसका ये है कि ब्रिटिश संसद में एक संवैधानिक विकास के द्वारा लोकतंत्र का विकास हुआ था, और संवैधानिक विकास के द्वारा जब लोकतंत्र का विकास हुआ तो वहाँ संसद को ही सर्वशक्तिशाली बनाया गया, न्यायालयों को इतने अधिकार नहीं दिए गए। लेकिन भारत में संविधान निर्माण के समय ही संविधान निर्माताओं ने एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया था, और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान की व्याख्या करने का कार्य करेगा। यदि शासन का कोई भी अंग संविधान की भावना के विपरीत जाकर कार्य करता है, उससे ऊपर उठने का प्रयास करता है, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार भारतीय संसद की जो कानून निर्माण की शक्ति है वो थोड़ी सी सीमित हो जाती है। जबकि ब्रिटिश संसद में डाइसी जो हैं उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संसद सर्वशक्तिमान है। डी लोम ने आगे बढ़ते हुए कहा है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। लेकिन जब हम भारतीय संसद की बात करते हैं तो भारतीय संसद के अधिकार बहुत सीमित हैं। भारतीय संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा भारत का संविधान लिखित संविधान है, और लिखित संविधान होने के साथ में भारत में व्यवस्थापन शक्तियाँ निर्धारित कर दी गई हैं, और संसद उन शक्तियों के तहत ही अपना कार्य करती है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वह भी भारतीय व्यवस्थापिका या भारतीय संसद के अधिकारों को सीमित करती है, क्योंकि भारत में एक मिक्स्ड उसको अपनाया गया है संशोधन की प्रक्रिया को, जिसके माध्यम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक नियंत्रण है, न्यायिक पुनरावलोकन है, ये सब मिलकर भारत की संसद के ऊपर एक प्रतिबंध लगाते हैं, और वो भारतीय संसद संविधान की मर्यादा में रहते हुए ही कार्य कर सकती है। ब्रिटिश संसद की तरह वो सर्वशक्तिमान नहीं है।
अब हम बात करते हैं भारत की संसद के संगठन की। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा व लोकसभा होंगे। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में द्विसदनात्मक संसद की बात की गई। द्विसदनात्मक संसद में एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी। लोकसभा जनता का प्रतिनिधि सदन होगा और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सदन होगा। एक तरह से राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो सदैव सत्र में बना रहता है, उसका कभी भी सत्रावसान नहीं होता, विघटन नहीं होता। अब हम पहले राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा के बारे में बात करते हुए संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। मतलब राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होंगे, उनमें से 238 सदस्य विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे और 12 सदस्य वे होंगे जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त किया है और उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यों के प्रतिनिधियों का चयन राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है और जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं वहां प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है। राज्यों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में भारत में चूंकि हमने एकात्मक और संघात्मक के मिश्रण को अपनाया है और संघात्मक शासन जहाँ पर होता है वहाँ पे इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है द्वितीय सदन में, लेकिन भारत में हमने अमेरिका के समान पद्धति को नहीं अपनाया है। भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उत्तर प्रदेश चूँकि सबसे बड़ा राज्य है तो वहाँ के सर्वाधिक 34 प्रतिनिधि होते हैं, जबकि गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आदि के एक एक प्रतिनिधि ही होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित होती हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और उसके पास संसद के कानून द्वारा निर्धारित योग्यताएं हो। इस प्रकार इसके अतिरिक्त राज्यसभा का कोई उम्मीदवार अगर बनना चाहता है तो वह उस राज्य में संसद का मतदाता होना आवश्यक है। मतलब जिस राज्य से वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, जिस भी राज्य का, उस राज्य का वहाँ पर वो वोटर होना चाहिए। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अब हम राज्यसभा की अवधि के बारे में बात करते हैं, कार्यकाल की। राज्यसभा एक अर्धस्थायी सदन है जो पूरी तरह कभी भी भंग नहीं होता, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यदि कभी कोई सदस्य त्यागपत्र दे देता है या लोकसभा या राज्य विधानमंडल से निर्वाचित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 60 दिन तक राज्यसभा की कार्यवाही में वो भाग नहीं लेता है तो वह सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई सदस्य कभी अपना त्यागपत्र दे दे या संसद के लोकसभा या राज्य विधानमंडल के लिए खड़ा हो जाए और 60 दिन तक राज्यसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले तो उसकी सदस्यता को समाप्त मान लिया जाता है, वह अयोग्य मान लिया जाता है और उसका पद स्वतः ही रिक्त हो जाता है। राज्यसभा के सदस्य 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और उन 1/3 सदस्यों के लिए नए निर्वाचन किए जाते हैं। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उन्हीं में से इसके अतिरिक्त राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति को चुनती है जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और
सदन का अधिवेशन बुलाता है और मतलब सदन का जितना भी कार्य है वो सारा कार्य उसके द्वारा किया जाता है। सदन के किसी भी कार्यवाही के संचालन के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो सदन की कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती। सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। सदन के सभापति और उपसभापति को वे सारी सुविधाएं तथा उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा के सदस्यों को प्राप्त हैं। राज्यसभा के सदस्य को भाषण की स्वतंत्रता है। उनके द्वारा सदन में दिए गए भाषण के लिए उन पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। सदन के सत्र में रहने के 40 दिन पूर्व व 40 दिन पश्चात तक उसे किसी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सदन के किसी भी सदस्य को। अब हम राज्यसभा की शक्तियों व कार्यों के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा को ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट से दुर्बल सदन माना जाता है और कई बार यह भी कहा जाता है आलोचकों के द्वारा कि यह एक वयोवृद्ध सदन है। इसके पास में शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी व्यवहारिक तौर पे जो शक्तियाँ राज्यसभा को प्रदान की गई है वो निम्न प्रकार है। राज्यसभा को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई है। गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त होती है। इस तरह के विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिति ये होती है कि जो भी महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं वो पहले लोकसभा में पारित होते हैं, उसके बाद वो राज्यसभा के पास जाते हैं और राज्यसभा उन पर पुनर्विचार कर सकती है। पुनर्विचार करके उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, उसकी जांच कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी 6 महीने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा 6 महीने की देर लगा सकती है और उसके बाद 6 महीने के पश्चात वो लोकसभा के द्वारा अगर दोबारा पारित कर दिया जाता है विधेयक तो फिर राज्यसभा को उस पर पारित कर देना होता है। कार्यपालिका शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। राज्यसभा मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकती है, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव रख सकती है, मंत्रिपरिषद की आलोचना कर सकती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा नहीं लाया जा सकता। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में राज्यसभा को बिल्कुल शून्य शक्तियां दी गई है एक तरह से, क्योंकि वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त वित्त विधेयक जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा उसमें केवल 14 दिन का विलंब कर सकती है। यदि 14 दिन तक राज्यसभा उस पर अपना मत नहीं देती तो वह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में राज्यसभा को बिल्कुल शक्तियां प्राप्त नहीं है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियों की अगर हम बात करें तो संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा की स्वीकृति या अस्वीकृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि कोई संविधान संशोधन लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है तो राज्यसभा उससे असहमत है या परिवर्तन का सुझाव देती है तो उस मत की लोकसभा के द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। और अगर संविधान संशोधन के किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन भी आमंत्रित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां हैं उसमें राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के निर्वाचन व पदच्युति संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों की समान सहभागिता होती है। राष्ट्रपति की पदच्युति या उस पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वह प्रस्ताव जब तक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता तब तक राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में भेजा जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और पदच्युति के संबंध में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा तथा लोकसभा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने का अधिकार है।
संसदीय विशेषाधिकारों को जो कानून परिभाषित करते हैं उनके पारित करने के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा को समान अधिकार है। आपातकाल की राष्ट्रपति द्वारा अगर घोषणा की जाती है तो उसमें दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और यदि लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा से अनुमोदन आवश्यक होता है। संघीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग आदि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर दोनों सदन विचार विमर्श करते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों की। राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं जिनका प्रयोग सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को प्राप्त हो जाता है, जो 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। राज्यसभा उसे 1-1 वर्ष करके कई बार बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा राज्यसभा को यह अधिकार इसलिए प्राप्त किया गया है कि केंद्र में राज्यसभा ही राज्यों की प्रतिनिधि सभा होती है और राज्यों के हितों को वो बहुत अच्छी तरह से संरक्षित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, उसे पदच्युत करने का अधिकार या पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं बच्चों कि राज्यसभा जो है वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट, मतलब एक द्वितीय सदन होता है जो लोकसभा द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन वास्तविक स्थिति हम देखें तो आलोचकों ने बहुत ही आलोचना इसकी की है और आलोचना करते हुए ये कहा है कि यह सिर्फ एक विलंबकारी संस्था है, इससे ज़्यादा इसका अधिकार कुछ भी नहीं है। पहली बार आलोचना करते हुए आलोचक ये कहते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है तो वहाँ के राज्यों को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन भारत में राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यह संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुकूल नहीं होता है। दूसरी बात, राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष निर्वाचन और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया जाता है। ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वे अपने दल के प्रति ही स्वामी भक्ति दिखाते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा के प्रतिनिधि चूंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आते हैं तो वह जनता के प्रति वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कला, विज्ञान, साहित्य, समाज के जो उपलब्ध इसमें जो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ होते हैं उनके जो नियुक्ति होती है वो ज़्यादातर राजनीतिक आधारों पर होती है और वह जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल होता है उसी के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं। राज्यसभा एक विलंबकारी संस्था है जो साधारण विधेयक को 6 महीने और वित्त विधेयक को 14 दिन से अधिक रोके रखने के अलावा कोई भी कार्य नहीं करती है। दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा का अस्तित्व अनावश्यक प्रतिद्वंद्विता का कारण बन जाता है और ऐसी स्थिति में यह जो राज्यसभा है उसको शक्तियां बहुत कम दी गई हैं और उसके अलावा भारत कम आर्थिक संसाधनों वाला देश है, तो ऐसी स्थिति में यह एक अनावश्यक खर्चीली संस्था के रूप में देखा जाता है जिसकी व्यवहारिक उपयोगिता नहीं के बराबर होती है। लेकिन फिर भी उपयुक्त तर्कों को नकारते हुए राज्यसभा को उपयोगी संस्था माना जाता है। प्रोफेसर पायली का मानना है राज्यसभा केवल अलंकारिक और आवश्यक संस्था न रहकर शासन तंत्र का एक अनिवार्य अंग बन जाती है। इसकी रचना महत्वहीन सलाहकार बनने अथवा शीघ्रतापूर्वक पारित विधान पर रोक टोक लगाने के लिए नहीं की गई है। यह एक छोटी किंतु ठोस संस्था है और चिरस्थायी होने के कारण विचारों तथा कृत्यों में स्थिरता तथा निरंतरता ला सकती है। राज्यसभा को वयोवृद्ध, परिपक्व तथा अनुभवी राजनीतिज्ञों के सदन के रूप में जाना जाता है और ऐसा अनुभव देश के लिए बहुत ही आवश्यक होता है।
विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होने के कारण यह वास्तविक अर्थों में राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि संघात्मक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। राज्यसभा मंत्रिपरिषद को पदच्युत तो नहीं कर सकती है, लेकिन प्रश्न पूछना, निंदा प्रस्ताव लाना, स्थगन प्रस्ताव लाना आदि के माध्यम से राज्यसभा एक तरह से कार्यपालिका पर अपना मनोवैज्ञानिक नियंत्रण रख सकती है। राज्यसभा में से शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कार्यपालिका के सदस्य के रूप में मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो एक्टिव मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो भी राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद ही मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं। राज्यसभा जन भावनाओं को उद्वेलित तथा उत्तेजित होने से बचने के लिए विधेयकों में देरी करती है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अत्यंत आवश्यक है। राज्यसभा अधिकतर लोकसभा की सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करती है। कई बार ऐसा होता है कि दो संस्थाओं में कभी कभार परस्पर विरोध हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर भारत के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगली क्लास में मैं आप लोगों को लोकसभा के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।